फिर से सबको गुड मॉर्निंग भाई। गुड इवनिंग चाहे गुड मॉर्निंग, हम लोग बोलते क्यों है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग? थोड़े थोड़े प्लेजर्स देने के लिए, खुश होने के लिए। खुशी जरूरी है ना। आज मैं आपको थोड़ा सा जेनोगा यूनिट के बारे में बताऊंगा। जेनोगा यूनिट। उसके पहले मैं आपको छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, उसके बारे में बताता हूँ। योग वशिष्ठ, वो पहली किताब थी जिसने मुझे नॉर्मल किया था। उसके पहले मैं अब नॉर्मल था। पूछेंगे आप लोग, पूछना चाहिए सर आप नॉर्मल हैं कि नहीं अर्पण? हम नॉर्मल हैं कि नहीं? गुड गुड आंसर। पहले मैं नॉर्मल था। पहले मुझे नॉर्मली डर लगता था, मुझे नॉर्मली खुशी होती थी, मैं कंपटीशन में था, टेंशन होती थी, फ्रस्ट्रेशन होती थी, ये सब चीज़ें नॉर्मली होती थी मेरे साथ। लेकिन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के टाइम खूब डरा, मैं खूब डरा क्योंकि पहली बार मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया। और तब योग वशिष्ठ पहली बार पढ़ी मैंने। मैंने बहुत बार जिक्र किया है योग वशिष्ठ का। इसमें भगवान राम और वशिष्ठ के बीच में बातचीत है। लेकिन ये बहुत खास किताब इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान राम मूर्ख हैं, समझदार नहीं है। उनको भगवान राम भी नहीं बोलते हैं, राम राम करके नाम दिया है। शुरू शुरू की किताब है एकदम ये। 14-15 साल की उम्र थी उनकी, और वो घर बार छोड़ करके भागना चाहते थे। उन्होंने आसपास देखा, बड़ी दुखी और परेशानी और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। सब एक दूसरे को मार काट रहे हैं, लालच है, द्वेष है, और इस तरह की चीजें देख करके बड़े दुखी हो गए। द्वेष समझते हैं? द्वेष मतलब, द्वेष मतलब ईर्ष्या, जलन। तो जाने लगे तब उनके पिताजी, ऑब्वियसली सबके माँ बाप चाहते हैं कि अरे तुम्हारे भरोसे तो मैंने पूरा फ्यूचर सोच रखा है, तुम मुझे मेरे बुढ़ापे को पालोगे, मत जाओ मत जाओ। बुद्ध के बाप उनको रोक नहीं सके, तो भाग गए। राम जी के बाप ने रोक लिया अपने बेटे को। लेकिन मुझे बहुत हेल्प हुई थी उस किताब से। तो उसमें एक जगह बड़ी खास चीज है। वहां राम उनसे पूछते हैं कि ढेर सारे सवाल हैं उसमें, ज्ञान को लेकर, समझदारी को लेकर। तो वशिष्ठ से पूछते हैं कि आखिर जब पूरा ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है और पूरे ब्रह्मांड में भगवान भगवान की एनर्जी है, तो ऐसा क्यों है कि कहीं पर अज्ञान है और कहीं पर ज्ञान है, कहीं पर अंधेरा है और कहीं पर क्या है, उजाला है। कुछ लोग समझदार हैं और कुछ लोग बेवकूफ हैं, ऐसा क्यों है? मुझे भी लगा यार बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये। इसी को बहुत से लोग, फिलोसोफर्स लोग, बेवकूफ़ी के साथ पूछते हैं कि जब हमारी आत्मा अमर है तो हम मरते क्यों हैं? या जब हमारी आत्मा अमर है तो हम जब आत्मा सब कुछ जानती है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, तो हम लोग फिर अज्ञानी क्यों हैं? हम लोग इतने बेवकूफ़ क्यों हैं? तो ये सवाल मुझे लगा कि यार सवाल तो सही है। तब तक हमारी मम्मी आ गई और देखा, मेडिकल की किताब में छुपा करके वही किताब मैं पढ़ रहा था। पहले तो उन्होंने पूछा, पाटा नहीं, पीटना शुरू कर दिया। एमबीबीएस थर्ड ईयर तक मुझे पिटाई हुई है। और उसके बाद फिर किताब उठाई और माचिस लगा दी उसमें। एक एक पेज जल रहा था और मुझे लगा था अरे यार राम जी को पता नहीं कैसे पता चलेगा क्या हुआ था। मेरे मन में ये नहीं चल रहा था मुझे पिटाई हो रही है। मुझे मन में क्या चल रहा था, अरे यार अब साला वो आंसर नहीं पता चलेगा कि क्यों अज्ञान था, क्यों ज्ञान था। और इसका कोई एग्जाम नहीं होने वाला था मेरा। ये सब मैं क्यों पढ़ रहा था? मजा आ रहा था पढ़ने में। ये जैसे कोई मूवी का सीन चलने वाला हो। एक उस समय मैं एक माला पहनता था, एक कहीं पर गया था मैं, किसी गुरुजी ने दिया था, ये पहन लोगे तो तुम बहुत ज्ञानी हो जाओगे। वो माला वाला छीन कर मम्मी ने फेंक दिया। मैं इंतजार करता रहा, पिट पुट करके रोता सुसुकता। फिर जब मम्मी हटी तो फिर जो बचे हुए कागज थे, जले हुए काले काले, तो उनको कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जो बाकी बचे थे उनको आराम से इकट्ठा किया, फिर उसको संभाल संभाल के फिर भी पढ़ा। और मुझे उसमें से उत्तर मिले, और इंटरेस्टिंग उत्तर था। कोई गेस कर सकता है कि मैं बता दूं? ही सेड बिकॉज यू नीड कॉन्ट्रास्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग। मतलब अगर आपको नॉलेज, एक नॉलेज पोर्शन से दूसरे नॉलेज पोर्शन में डालना है, तो एक को कम होना पड़ेगा, एक को ज्यादा होना पड़ेगा। जैसे वाटर सीक्स इट्स, क्या कहते हैं उसको फिजिक्स में, पता है? वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल। पानी ना, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब पकड़ लें और इधर से डालें, खूब खूब डालें, तो ये इधर आएगा और अपने आप दोनों ट्यूब्स में क्या हो जाएगा, अपना लेवल अपने आप ही आ जाएगा, सेम हो जाएगा।
तो ऐसे ही वो कहते हैं कि अगर एक ही लेवल पे दोनों दो लोग हैं तो बातचीत नहीं होती। किसी ने पूछा भी था कि अगर गौतम बुद्ध और महावीर दोनों एक ही समकालीन थे, एक ही साथ, एक ही टाइम पर थे, अगर वो दोनों एक ही आमने सामने आ जाते तो क्या होता? तो एक बहुत फेमस गुरुजी ने कहा कि कुछ होता ही नहीं। एक बार बल्कि बता रहे थे, हुआ था एक आश्रम में, दोनों एक ही साथ एक ही आश्रम में रुके थे, एक तरफ गौतम बुद्ध, एक तरफ महावीर, और दोनों कुछ नहीं बात किए, दोनों अपने अपने काम करके निकल गए, बल्कि देखा तो स्माइल किया और चले गए। तो जब भी ज्ञान या नॉलेज ट्रांसफर होना होता है तो एक तरफ बेवकूफ़ी होनी चाहिए, एक तरफ अज्ञानता होना चाहिए, एक तरफ अंधेरा होना चाहिए, और एक तरफ उजाला होना चाहिए या समझदारी होनी चाहिए, तभी ट्रांसफर हो सकता है। ये एक कंडीशन है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा अपने आप को जानबूझ के जब क्रिएशन में से एग्जिस्टेंस में जंप करती है, ये जो हम लोग जहां रहते हैं ना, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब जहां पर चीजें पैदा होती हैं, रहती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं। क्रिएशन ऐसी जगह है जहां पर कोई भी चीज पैदा नहीं होती और कोई भी चीज खत्म नहीं होती, वो हमेशा रहती है। वहां पर एनर्जी का सोर्स है जो हमेशा रहता है, और उस वो क्रिएशन हमेशा से है, हमेशा से थी। लेकिन एग्जिस्टेंस के बारे में कहा जाता है कि ये फिजिकल वर्ल्ड है, इसको देखते हैं और ये कुछ सालों बाद, कुछ करोड़ों सालों बाद, अरबों सालों बाद खत्म हो जाएगा। तो जब आत्मा टाइप की कोई चीज क्रिएशन में से एग्जिस्टेंस में जंप करती है तो वो जानबूझ के अपने आप को मूर्ख बनाती है, बेवकूफ बनाती है। मतलब इट कवर्स अ लेयर ऑफ कुछ नहीं पता, कि मुझे पता नहीं है, इग्नोरेंस। और ये क्यों? ताकि इस तरह की बुक्स दुनिया में बन सकें। ये क्यों? बस ऐसे ही। जैसे पेड़ है ना, पेड़ में आम आते हैं। क्यों आते हैं आम? या फल आते हैं, क्यों आते हैं फल? और पेड़ बनने के लिए भाई। पता है फल क्यों आते हैं पेड़ में? खाने के लिए सर। कुछ आइडिया है पेड़ में फल का पर्पस क्या होता है? पत्ते तो पता है आपको। पत्ते क्या करते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और फल का पर्पस क्या होता है? फ्रूट्स। किस लिए? प्लांट स्टोर करता है फूड अपने खाने के लिए? नॉट फॉर इट्स, नहीं करता है स्टोर, लेकिन अपने खाने के लिए नहीं। किसके लिए? उसके अंदर बहुत खास चीज छुपी होती है फ्रूट के अंदर में। फ्रूट एक तरह से तिजोरी है। हाँ, सीड्स, फ्रूट्स सीड्स को एक तरह से देखा जाए तो जब लोग माँ बाप या कहीं पर भी कुछ कलेमिटी आती है तो लोग औरतों और बच्चों को छुपा देते हैं, आदमी लोगों को भेजते हैं कि जाओ तुम लड़ाई करो। दो कारण से, एक तो आदमी मजबूत होते हैं, और दूसरा कि इनके अंदर में ज्यादा पोटेंशियल है, ये बड़े होंगे तो और आगे बढ़ेंगे। तो सीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है पेड़ का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में एक नया पेड़ बनाने की इंटेलिजेंस है। पत्ते को आप तोड़ करके फेंक दें तो नया पेड़ नहीं बनेगा। आप टहनी को भी काट के फेंक दें तो शायद वो भी नया पेड़ नहीं बना पाएगी, लेकिन कौन बना सकता है पूरा नया पेड़? सीड। तो फ्रूट क्यों बनता है? ताकि सीड को खाना दे सके ग्रो होने के लिए। तो जैसे फ्रूट बनता है, ऐसे दीज आर फ्रूट्स। एक किताब आ जाए तो नई नई किताबें बन सकती हैं ढेर सारी। एक बहुत फेमस पिक्चर है डेंजल वॉशिंगटन की, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उस दिन भी नहीं याद आया था। उसमें द बुक ऑफ एलाई दिखा है। उसमें दिखाते हैं कि आज से करीब 50 या 100 साल या 200 साल या 500 साल बाद न्यूक्लियर वॉर हो गया धरती पर। फिल्म है, और सब कुछ खत्म हो गया। और एक सबसे बड़ी दुर्घटना जो पूरी दुनिया में हुई है वो ये कि दुनिया की सारी किताबें खत्म हो गई, नॉलेज सब खत्म हो गया। तो एक बंदा है खाली, उसके पास एक किताब है, और बाइबल एक ही कॉपी है उसके पास। और वो तलवार और चक्कू और गन वन सब रखता है अपने पास उस किताब को बचाने के लिए। जंगलों में रहता था, शिकार करता था, भेड़िया वगैरह शिकार कर करके खाता था। फिर जब वो आ रहा था, जंगल से कहीं जा रहा था, तो उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े। बताया था मैंने, देखा है आपने? फिर वो उसने खूब लड़ाई वड़ाई की, यहाँ गोली मारा, वहां गोली मारा, अल्टीमेटली वो पकड़ा गया बेचारा, और उसको चक्कू को मार दिया और बुक छीन ली उससे। और फिर ये भाग गया वहां से अपने आप को बचा बचू के, इंजर्ड। उसके बाद फिर उस बंदे ने जिसने उसकी बुक छीनी थी, वो जब उसने बुक खोला तो रोने लगा बेचारा, क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं था, क्योंकि वो ब्रेल कॉपी थी बाइबल की।
ब्रेल कॉपी समझते हैं? हाथ से पढ़ना पड़ता था, अंधों के लिए होती है ब्रेल बाइबल। उसमें एम्बॉस्ड होती हैं ABCD। तो आप जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया हो आंख बंद करके, तब तक आप पढ़ नहीं सकते उसको। उसको हाथों से पढ़ा जाता है। तो वो रोने लगा। और लेकिन लास्ट में एक मतलब तब उसके बाद जब ब्रेल कॉपी देखी आपने, तब आपको मालूम पड़ेगा बॉस, इतनी लड़ाई उस बंदे ने अकेले ने 30-30 40-40 लोगों के साथ की, एंड ही वॉज ब्लाइंड। वो आवाज सुन सुन करके अभिमन्यु की तरफ गोली चलाता था। बहुत अच्छी पिक्चर है। खच 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 चाकू चलाता है, एक एक को गर्दन काट देता है लोगों की। बट फाइनली वो जब जाता है, कहीं पर पहुंचता है, तो उसकी पट्टी वट्टी बांधी जाती है, एंड ही रिमेंबर्स द होल बुक। पूरी बुक उसको याद है, और वो ओरली बताता है, और कोई बाद में टाइप करता है। द बुक ऑफ एलाई नाम है उस पिक्चर का। तो ये ट्रांसफर करने के लिए एक बंदे को बेवकूफ होना पड़ेगा, एक बंदे को नॉलेजेबल होना पड़ेगा। इसमें एक बड़ी स्पेशल चीज समझ में आई मुझे कि आशीष भाई, तुम जो बेवकूफ हो उसके पीछे बड़ा स्वार्थ है भगवान का। ऐसा नहीं है कि तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम बेवकूफ हो, तुम निकम्मे हो, तुम दुष्ट हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। ऐसा नहीं है। वो इसलिए बेवकूफ हो क्योंकि नेचर चाहती है तुम्हारे अंदर में नेचर नॉलेज डालना, और जब नेचर तुमको नॉलेज डालेगी तो उस ट्रांसफर में कुछ चीज निकल के आएगी नई। जैसे मैं आज जो किताब लिख रहा हूं, उसमें मैंने एक बंदे को जनुगा की किताब दी पढ़ने के लिए। उसने 2-4 पेज पढ़ा, फिर वो बंद कर दिया उसने। और यहां पर पीछे जिन्होंने भी जनुगा को पढ़ा है उन्होंने खूब तारीफ की है पीजे सहर की। लेकिन ये तारीफ थोड़ी बोरिंग सी है। बोलता है पीजे सहर नोज मोर अबाउट योगा एंड बुद्धिज्म दैन एनी अदर अथॉरिटी। इनको बुद्धिज्म और योगा के बारे में जो पता है उस दुनिया में सबसे ज्यादा पता है, और किसी को नहीं पता, ऐसी कुछ चीजें। लेकिन वहीं पर ये किताब जो बिकी है और पढ़ी जा रही है, इसने भी तारीफ की है इनकी क्या नाम है इनका, नासिम नासिम तालिब की। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं पता है? अरे वाओ, ही इज ब्रिलियंट, ही इज ग्रेट फन टू रीड। फन मतलब मजा आता है इनको पढ़ के। इसने खूब मॉकिंग की है। याद है हमने पढ़ा था वो चूहा डालने वाला एग्जाम्पल इसमें। तो जब मैं लिख रहा हूं जनोगा, तो मैं इस तरह से नहीं लिखता हूं। मैं जब लिख रहा हूं तो मैं अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज, आपसे जब मैं बात करता हूं तो मैं थियरी नहीं पढ़ाता हूं। मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर आता हूं जो मैंने रोजमर्रा में देखा है और जो आपसे रिलेवेंट है। जैसे परसों नरसों मैंने बताया था, वो डॉक्टर साहब ने किताब फेंक दी। तो वो एग्जाम्पल वो तभी आ सकेगा जब आप रहेंगे जो नहीं जानते, और मैं रहूंगा जो थोड़ा बहुत जानता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ऐसा नहीं होता कि आप बहुत इंफीरियर हो गए क्योंकि आप नहीं जानते, और मैं बहुत सुपीरियर हो गया क्योंकि मैं जानता हूं। इनफैक्ट आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप खोज लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आज जब यहां से जाएं तो आप लोगों की छाती चौड़ी होनी चाहिए। जानते हो मैं क्या हूं? क्या? इग्नोरेंट, अज्ञानी हूं। मुझसे ज्यादा स्मार्ट एक अज्ञानी देखा है? हाँ, पर्पज है, नेचर का पर्पज है। आप लोगों को स्कूलों में खूब डांटा जाता है कि तो कुछ नहीं आता, बेवकूफ हो। यू शुड बी ब्लेस्ड, फील गुड, एंड उसको डिस्ट्रॉय मत होने दीजिएगा। अगर आपने किताब पढ़ी और आप जान गए किसी चीज के बारे में, तो उससे आपका जो अज्ञानीपना या नहीं पता, ये स्टेट, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप दोबारा कोई किताब पढ़ेंगे नहीं। अब तो हम जानते हैं सब कुछ। परसों नरसों एक डॉक्टर साहब को मैंने एक किताब दी। यूजुअली जो भी किताब देता हूं उनको, मैं उसको देखते हैं, उसको आसपास घुमा फिरा कर देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। उस किताब को जब मैंने दिया तो साथ में गलती से मैंने बोल दिया, सर ये ना कुरान जैसी किताब, बहुत प्रेशियस किताब है। तो उन्होंने किताब जैसे हाथ में ली और मैंने कुरान का नाम दिया, ही इज अ मुस्लिम, खट करके फेंक दिया। डोंट कंपेयर दिस शिट विद कुरान। क्यों? क्योंकि जानते हैं कुरान बेस्ट बुक है दुनिया में, या हिंदू जानते हैं कि गीता बेस्ट बुक है। पढ़ते भी नहीं है लेकिन जानते हैं। तो ये तब आता है जब कोई आदमी अपने नहीं पता स्टेट को नहीं पसंद करता और उसको छुपाना चाहता है सुपरफिशियल नॉलेज से। सुपरफिशियल नॉलेज मतलब आसपास की जो भी जानकारी मिली उससे जान गए, बहुत कुछ जानकारी आ गई। लेकिन अगर आप बहुत तीखे बनना चाहते हैं, बहुत शार्प बनना चाहते हैं अपनी जानकारी में, तो यू हैव टू बी इन अ स्टेट कि मुझे पता नहीं सर। अगर आपको पता हो तब भी नंबर बताइए, आप खाली अपने एक्शंस में दिखाइए उसको। जैसे बहुत फेमस एक वो था, आर्किटेक्ट था, तो उसने एक बिल्डिंग ऐसी बनाई कि उसका छत
पूरी पूरी बहुत बड़ी कमरा था, हॉल था, और उसमें कहीं पिलर नहीं दिया उसने। जितना बड़ा आपका हॉल है उससे बड़ा और बीच में कहीं पिलर नहीं दिया। तो जो वहाँ का मेयर था वो तो डर गया, बोलता आपने इतना बड़ा हॉल बनाया, पिलर नहीं दिया, गिर जाएगा तो। उसने कहा जरूरत नहीं है पिलर की। उसने कहा बकवास मत करिए। उसने कहा ठीक है ठीक लगा देंगे पिलर। तो उसने क्या किया, 2 पिलर खूब बड़े बड़े बनाए, और काफी ऊंचा हॉल था, तो ऊपर जहां पर छत से छूना चाहिए उससे 2 इंच थोड़ा छोड़ दिया उसने। अब मेयर को सेटिस्फैक्शन हो गया, हाँ चलो पिलर है। लेकिन जब वो मरा उसके 30-40 साल बाद किसी आर्किटेक्ट ने जब स्टडी किया उस दीवार को, तो देखा तो पिलर तो दीवार से छू ही नहीं रही है, छत से। तब लोगों को फेमस हो गया कि आज 200 साल हो गई फिर भी बिल्डिंग खड़ी है। क्यों? क्योंकि वो आर्किटेक्ट बहुत जानकार था, उसने मैथमेटिक्स की थी कि कैसे वॉल का जो वजन है वो बगल में से डिस्पर्स होकर नीचे गिरेगा और पिलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वी शुड रेयरली यूज आवर नॉलेज टू शो आवर सुप्रीमेसी ऑन समबडी एल्स। हम लोग को हमेशा अपना एक्शन दिखाना चाहिए। एक्शन भी मतलब हाथ पैर वाला एक्शन नहीं, मतलब एक्टिविटी वाले एक्शन। आजकल की जो रेस है, अगर हम चाहते हैं कि एक्शन दिखाना चाहते हैं तो यहाँ और कंप्यूटर से दिखा लें। और भी तरीके हैं दिखाने के, मतलब आप समझ रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि मतलब मारपीट वाली एक्शन नहीं करना आप, खाली ये मैं कह रहा हूं। तो थैंक यू दैट वी आर इग्नोरेंट, थैंक यू दैट वी डोंट नो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना वढ़ना नहीं है, अब जिंदगी भर सर इग्नोरेंट रहना, अब तो कुछ करना ही नहीं है। इस स्टेट को यूज करिए ताकि और सुरख सकें, चूज सकें जानकारी को। दूसरी चीज है जेनोगा यूनिट। ब्रेन में हमारे कौन कौन से 4 सेंटर्स होते हैं? IESM। ये चारों सेंटर्स में होता क्या है? आई सेंटर क्या करता है? हाँ, थिंक, वेरी गुड। ई सेंटर फील। एस सेंटर हाँ वो सेक्स और इंस्टिंक्ट को पैदा करता है। और एम सेंटर क्या करता है? एम सेंटर हाँ क्या, फिर से बताइए। हाँ, मोशन और मैथ सेंटर करता क्या है वो? इन सबको कैलकुलेट करता है। तो वो जो इन सब चीजों को जो कैलकुलेट करता है, वो इन सब जो हम बोल रहे हैं, जो मैथ्स कैलकुलेट करता है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट सेंटर्स। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट सेंटर्स। मतलब आज जब मैं नहीं, कल परसों की बात थी कि रिम्पी ने मुझसे कहा था ना, पेंट वाली बात, नहीं परसों वाली बात। कल कल भी मुझे गुस्सा आया। कल मुझे गुस्सा आया किसी बेवकूफ़ी भरी बात पर, मैं बाद में बहुत पछताया, मैं सही में बहुत पछताया है। और परसों भी मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। तो वो गुस्सा आया खूब जोर जोर से। उस गुस्से में मेरे मन में आया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर मेरे बताया था मैंने। फिर मेरे मन में आया नहीं नहीं खाना खा लेता हूँ। फिर मेरे मन में आया ठीक है थोड़ा सा और खा लेता हूँ। ये जो इंटेंसिटी है थॉट्स की और इमोशंस की, इस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है उसको हम मेजर करते हैं किस चीज से? उसका नाम क्या रखते हैं? जेनोगा यूनिट। ठीक है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जेनोगा यूनिट? फॉर कन्वीनियंस वी टेक 1000, 2000, 4000, 1000। 2482 क्या है? 2482 पता है? रेशियो आई इज टू ई इज टू एस इज टू एम के नॉर्मल ब्रेन में इन चारों सेंटर्स के जो अलग अलग रेशियोज हैं वो कितना है? आई का है कितना? 2, ई का 4, एस का 8, एम का 1, नहीं 2, 2482। इसका मतलब यह है आम आदमी ज्यादातर समय उसका एस सेंटर पे दिमाग रहता है, या तो ई सेंटर पे, और बहुत कम आई सेंटर पे। ठीक। तो बोल रहा है कि एवरेज यूनिट फोर्स ऑफ IESM सेंटर्स इज 1000, 2000, 4000, 1000। वही रेशियो 1000, 2000, 4000, 1000। This is the result of energy released by decoding incoming impulses in section 1 of the brain at the points IESM. If decoded properly, we get plus. Seldom does this energy occur from decoding because the methods applied are wrong. बहुत बोल रहा है अगर समझदारी से हमने इस एनर्जी को, ये आती कहां से एनर्जी? डिकोडिंग से। हमने बोला, वो कान में गई, कान से ब्रेन में गई, और ब्रेन से आई सेंटर पे गई, ई पे गई, एस पे गई, और ये सारे के सारे सेंटर्स
उसको, उस जो एनर्जी गई है उसको क्या करेंगे, डीकोड करेंगे। मैं चाहता हूं धीमे धीमे हम लोग जब जनोंगा की बात करें तो ये ना कहें कि सर मैंने सोचा इस बात को, सर आई एम थिंकिंग। नहीं, नॉर्मल आदमी थिंकिंग नहीं करते हैं, वी डिकोड। हमारा आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर एनर्जी को डिकोड करता है। हम अगर एक प्लेट में अच्छा सा खाना बनाकर किसी को दें, जैसे एक बार मेरी मम्मी ने बड़ा टेस्टी सा इडली बनाया, मैंने खाया, बहुत अच्छा लगा, इडली मेरा फेवरेट था। फिर दोपहर को मैंने कहा मैं इडली खाऊंगा, इडली खा लिया। फिर शाम को भी मैंने इडली खाया, बहुत मजा आया। अगले दिन मेरे कजन भाई साहब ने मुझसे बोला कि चलो आशीष कल चलना है तुम्हें मेरे साथ। मैंने कहा हाँ भैया। मैंने कहा मम्मी कल कल सुबह सुबह जब मैं उठा तो मम्मी से पूछा मम्मी कल की कुछ, बोलती कल की इडली बची उसको फ्राई करके दे दूं। मैंने कहा हाँ मम्मी दे दो, बहुत पसंद है मुझे। खा लिया। फिर अपने कजन के साथ उनके बहुत दूर गया, उनके घर ऑफिस ऑफिस में गया, और वहां पर मेरे भैया बोलते हैं आशीष आज तुमको अच्छे से इडली खिलाता हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा अच्छा जी, इडली नहीं। तो वो रिस्पॉन्स इडली का जो कल से मुझे बड़ी खुशी दे रहा था, फिर धीमे 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 कम हो गया। वो था क्या, वो डी कोडिंग थी उस इडली के इम्पल्स की, इसीलिए वो चेंज होती रही। पहले ई सेंटर एक्साइट हुआ, बाद में कम 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 होते होते ई सेंटर उससे एक्साइट नहीं हो रहा है। ऐसे ही आप किसी से बात कर रहे हैं, वो बोल रहा है क्या बे, क्या कर रहा है, आपको खराब लग जाएगी उसकी बात। पहली बार में तो मुझसे मिलो तो मुझे क्या बे बोल रहे हो, लेकिन यही वर्ड अगर आपका कोई बहुत पुराना दोस्त कहेगा तो आपको खराब नहीं लगेगा। क्योंकि क्योंकि आपका ब्रेन उसको डिकोड कर रहा है, लेकिन अलग तरीके से कर रहा है। हम लोग उसको आम भाषा में थिंकिंग बोलते हैं। सर आई थिंक दैट बॉय लाइक्स मी, और आई थिंक दैट बॉय हेट्स मी। नहीं, आप थिंक नहीं करते हैं। जब हम कहते हैं थिंक, तब एक तरह का कंफ्यूजन है। हमको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं ना सही सही है। हमारा ब्रेन कभी भी हमारे हिसाब से काम नहीं करता। हमारा ब्रेन अपने हिसाब से काम करता है। वो मशीन की तरह है, जब मर्जी आएगी लॉक, जब मर्जी आएगा शट डाउन। जैसे लखीमपुर की बिजली कैसे चलती है, लखीमपुर की बिजली बिजली विभाग वालों के भी हाथ में नहीं हो, अपने मर्जी से चलती है। तो वी व्हाट वी डू, वी डोंट थिंक, व्हाट वी डू, वी डिकोड। अच्छा, और अगर सही तरीके से डिकोड किया तब तो ये एनर्जी बन करके हमारे ब्रेन और बॉडी में इकट्ठी होगी। और अगर गलत तरीके से डिकोड किया तो वो हमको थका देगी और हमको कमजोर बनाएगी, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड सेक्सुअली, एवरी फॉर्म। बोलता है when certain quantity of force is accumulated, certain result is possible। obviously जब भाई आप चलाना चाहते हैं बाइक, किक मारेंगे, स्पार्क लगेगा, वो स्पार्क पेट्रोल लेगा और पेट्रोल लेकर के वो इंजन चलाएगा। उस इंजन के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब एक छोटा बच्चा किक मारा है, ढू चलेगी, नहीं चलेगी। उस स्पार्क के लिए एक किक जोर की देनी जरूरत है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और जब वो एनर्जी बढ़ेगी तभी काम होगा ऑब्वियसली। तो बोलता है व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्यूमुलेटेड, मतलब जब एक अमाउंट फोर्स का इकट्ठा होगा, अ सर्टेन रिजल्ट इज पॉसिबल। जैसे आप और हम स्कूल में रोज जाएंगे, रोज 1 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, और आपको लगेगा कि सर 2 साल से हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन 2 साल बाद अचानक आपको लगेगा कि यार क्लास में जो आंसर्स खाली मुझे आते हैं और किसी को आते नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 2 साल तक किसी एक खास चीज पर खूब धक्का लगाया है, चोट लगाई है और उसको सीखा है। Yet नहीं, until a sizable force either plus or minus is accumulated, we find nothing special in a person। अगर आप पूछें कि ज्यादातर सब कुछ कर नहीं पाते लाइफ में, क्यों? क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में और उनके माइंड में साइजेबल अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं है। साइजेबल मतलब खूब ज्यादा भारी भरकम, या तो प्लस हो या तो माइनस। प्लस में होगा तो आदमी समझदार, इंटेलिजेंट और फेमस होगा, सक्सेसफुल होगा। माइनस में होगा तो वो आदमी डिस्ट्रक्टिव होगा, वो जेल में 10 बार पकड़ा पकड़ा चुका होगा। एक बार बताया था मैंने, एक गुंडे ने मुझे बहुत पीटा था, आज से करीब 7 8 साल पहले। मैं बहुत हीरो बनता था, डॉक्टर साहब, एमबीबीएस, हमने एक स्कूल खोला था। तो एक आदमी बाइक पर आया, वहीं गांव का गुंडा था वो। तो हम आया, बोलता डॉक्टर
तुम लोग खूब कमा रहे हो, कुछ हफ्ता हफ्ता दो। तो हमने फिल्मी हीरो की तरह अजय देवगन की बोल दिया, हफ्ता हफ्ता नहीं, हम महीना भी नहीं देते, साल भी नहीं देते, जाओ अपना काम करो, देख ले डॉक्टर। अब हम तो हीरो बने भाई। वो चला गया। हमारे स्कूल से हमारा जो घर था वो करीब 3-4 किलोमीटर दूर था, और बीच में पड़ता है खेत सुनसान। मैं रात को आ रहा था अपने बाइक पर, 3-4 लोग वहीं मेन रोड पे, एक वो सरिया और वो चेन वेन हाथ में लपेट करके, रुक 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 रुक। मैं कहा यहाँ भागू वहां भागू, चारों घेर लिया ना, रोड रोक ली। मैं रुक गया। कहता है, क्या बे, बहुत हीरो बनता है तू, हमारे गांव में स्कूल चलाएगा और हमको पैसे नहीं देगा कुछ। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे है ही नहीं यार, तुम समझते नहीं हो। मुझे पकड़ के ले गया, खूब पीटा उसने, मतलब पीटा होगा 30-40 घूंसा, हाथ लात यहाँ वहां सब फूट गया, मुंह फूट गया। मुझे बड़ी गुस्सा आई, लेकिन हेल्पलेस था उस समय। अगर लड़ाई करूंगा तो जान ही ले लेगा वो, कहीं इधर उधर मार दिया, मालूम पड़ा लिवर फट गया मेरा, स्प्लीन फट गई, कुछ मर जाऊंगा मैं। मेरा भाई अकेला मेरे साथ रहता था उस समय, सुनता बोलता था नहीं, पापा मम्मी इलाहाबाद। तो मैंने कहा यार ठीक है, तुम कल आओ, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। तो बोलता, हाँ समझ ले। फिर अगले दिन मैं घर पे गया तो मेरा भाई थोड़ा समझदार कम है और आक्रोशी ज्यादा है, ब्लैक बेल्ट है कराटे वराटे में। बोलता, कौन था भाई, बताओ कौन था। नहीं कुछ नहीं यार, मैं गिर गया था चोट चाट। बोलते, गिरने से आंख फूटती है, झूठ बोलते हो, बेवकूफ बनाते हो। मैंने कहा कुछ नहीं था। अगले दिन वो गुंडा हमारे स्कूल में पहुंच गया, वहां पर 2-3 टीचरों को उसने धमकी दी, पैसा लाना चाहिए मुझे कल। यार कहाँ से पीछे पड़ गया, साला किस्मत खराब है भाई। लेकिन कुछ कर ही नहीं पाया उसके सामने। खैर 3-4 दिन बाद हम लोग बैठे बातचीत कर रहे थे, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। एक हमारे फ्रेंड बोलते हैं सुपारी दे देते हैं उसकी, मुफ्त की सारी। फिर डिस्कस करने लगे सुपारी कितने की होती है, 10,000 की, 15,000 की, 50,000 की। मैंने कहा नानू ऐसा बेवकूफ वाली बात मत करिए, सुपारी उपारी हम क्या खूनी लोग हैं, हम सुपारी देंगे लोगों की, हम शरीफ लोग हैं, हम सुपारी उपारी नहीं देते किसी की। तो नहीं, हम मरवा देंगे। उसने तुम हिम्मत कैसे की तुमको मारने की, वो भी गर्म खून के आदमी थे। तो फिर मैं चुप रहा। तब तक से उस दिन शाम को एक आईएएस ऑफिसर है, हमारे अंकल हैं, उनका फोन आया। तो उन्होंने कहा कैसे हो आशीष। मैंने कहा बाबा आज थोड़ा स्कूल बंद किया है। क्यों। वो आज मार पड़ गई बाबा मुझे। मतलब ने बताया कि ऐसे ऐसे गुंडे ने पीटा था मुझे। किसने, पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन में नहीं गया था, तुम रिपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा था गया था पुलिस स्टेशन पे, लेकिन पुलिस वाला बोलता है क्या बे, तूने भी कुछ किया होगा तभी तो मार पड़ी तेरे को। तो बोलते एफआईआर नहीं लिखा गया। मैंने कहा नहीं बाबा एफआईआर नहीं लिखा गया। तो बोलते अच्छा ठीक है रुको। फिर फोन काट दिया उन्होंने। फिर शाम होते होते 3-4 गाड़ियां भर के पुलिस हमारे घर पे आ गई। और पुलिस वाला बोलता है डॉक्टर साहब आप तो ऊपर चले गए। मतलब उन्होंने कोई डीआईजी को फोन किया था, उन्होंने एसएसपी को फोन किया था, और फिर पुलिस पुलिस आ गई। फिर पुलिस उसके गांव में गई पूरी। एक एक पुलिस वाला हमेशा मेरे साथ घूमता रहता था गन लेकर के। मुझे भी थोड़ा वीआईपी जैसा लगने लगा उस समय। खैर उसको पकड़ा गया, उसको जेल हुई। बाद में वो मेरे पास आया। लेकिन बाद में जब वो मेरे पास आया तो मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि एक्शन हम भी ले सकते हैं, समझदार लोग की तरह एक्शन ले सकते हैं। तो जो बाद की मेरी एनर्जी थी दैट वाज इंक्रीज्ड रिजल्टेंट इंटेंसिटी, या तो इंक्रीज्ड जेनोगा यूनिट्स। उस आदमी की भी खूब एनर्जी थी, इसीलिए वो पीट पाया। भाई नहीं तो आदमी पीटने की हिम्मत कहां से रखता है। तो ये कह रहा है जब तक आपके अंदर में एक साइजेबल फोर्स मतलब काफी मात्रा में फोर्स नहीं होगा, तब तक आपकी पर्सनालिटी बहुत इंप्रेसिव नहीं रहेगी। ये 2-4 लाइनें हैं, ये आमतौर पर कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि ये सब चीजें एडवांस्ड स्पिरिचुअल आध्यात्म की हैं। बोलता है इफ द एक्यूमुलेशन रीचेज, जो हम इकट्ठा कर रहे हैं एनर्जी, रीचेज एज एक्सप्लेन्ड फर्दर इन दिस बुक, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, 1 जेनोगा यूनिट, 1 जेड यूनिट, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। देन दिस फोर्स ट्रेवल्स थ्रू अ स्पेशल नाड़ी कॉल्ड सुषुम्ना। एक नाड़ी होती है शरीर में, यहां पर पीछे से, उसमें से ट्रेवल करके ऊपर जाती है। और एंड रीचेज बाय टर्न इन सेक्शन 2 and 3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड रीचेज सेक्शन 4। वो एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, सेक्शन 2, 3 और फिर 4 में पहुंचती है। सच ए फोर्स इज कॉल्ड परमेश्वरी एंड अनलेस गैदर्ड इन इंटीग्रल जेड यूनिट लाइज कॉइल्ड एंड स्लीपिंग। और अगर इसको आपने इकट्ठा नहीं किया तो सोती रहती है, और आप अपने आप को स्टूपिड और बेवकूफ समझते रहते हैं। और वो कैसे इकट्ठा करते हैं, वो उसके अलग अलग मेथड्स है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, ड्रिफ्ट वॉचिंग,
3 स्टेप ब्रीदिंग, इन सबको करते करते आपकी एनर्जी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। और इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अगर ये एनर्जी आपकी बॉडी में बढ़ रही है तो आपकी देखेंगे आपके आसपास सोशल कंडीशन आपके फेवर में जाती जा रही है। आप देखेंगे आपके पैसे रुपए आपके हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप अच्छे होते जा रहे हैं, सब चीजें हिसाब से होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। इसको बोलते हैं ज़ेनोगा यूनिट और जेड यूनिट, और ये बहुत बड़ी मात्रा में होती है, तभी जाकर के आप समाज में कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए ये समझ लीजिए कि कोई भी दुनिया में चीज एक्सीडेंटल नहीं होती। अगर मार्क जुकरबर्ग या बिल गेट्स अमीर बने हैं तो खाली किस्मत से नहीं बने हैं, उनके अंदर में किसी खास तरह की एनर्जी इंटेंसिटी बहुत ऊंची चली गई थी, तभी वो 10,000 आवर तक एक ही काम को ठूस ठूस के करते रहे। मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतना अमीर क्यों बन गया? जिन लोगों को समझ में नहीं आया, को बोलते हैं कि वो तो किस्मत से हो गया यार। ये ऐसे ही है जैसे आप क्लास में बोलते हैं, छोटे बच्चा बोलेगा बड़ा अच्छे का देख करके, ये तो किस्मत से उसके नंबर तेज आ गए, लेकिन इसके अच्छे नंबर आए वो जानता है कि कितनी मेहनत की है उसने। भाई 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 50 घंटे कोई पढ़ेगा तब जाके उसके अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन जो बाहर से खाली मार्कशीट देखेगा और 10 बच्चों को खड़ा खड़ा देखेगा, बोलेगा हाँ ये तो लक से आ गया। तो जब तक हम अपनी जेनोगा यूनिट्स को इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक हमारी बॉडी में और ब्रेन में कुछ अच्छी पर्सनालिटी, इफेक्टिव पर्सनालिटी नहीं आएगी। यही पढ़ाना था आज मुझे। ठीक है।